हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 20 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आधा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेटेड ट्रेंड में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चूंकि आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं, तो इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में आर्टिकल दे जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर फॉर्मेट से दोस्तों क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे दोस्तों? तो इसमें धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट,
अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 23 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग का परिच्छेद किया गया है। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदमी बालकों के नियोजन का परिच्छेद किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर ट्रेंड से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, छोटा सा नोट देखिए ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। दोस्तों पॉइंट है हमारा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं दोस्तों जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन दोस्तों ये नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कौन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपकी एसएससी में भी और रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई हैं। बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी सारे। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए इसे पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वो वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी दोस्तों आप लोग जानते हैं सीजीएल टेट 1 आपका समाप्त हो चुका है, टेट की तैयारी एमटेट 2025 आ रहा है, जीडी आपकी दोस्तों होने जा रही है, आरपीओ कांस्टेबल 2024 भी, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, ऐसे आपकी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल करते हुए कहाँ से ले गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई दोस्तों, उसके बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ले गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन से नहीं बताते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अमेरिका के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है।
तो देश का विशाल न्यायिक पुनर्वलोकन, मोस्ट वन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूलाधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने को उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलें। रिवीजन आपको जरूर करने हैं, बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट्स दोस्तों अभ्यर्थी पीडीएफ को परचेस कर चुके हैं, परचेस कर रहे हैं दोस्तों, हो सके थोड़ा सा आप दोस्तों इन्वेस्ट करके इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए दोस्तों। इससे एक अच्छी खासी आपकी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो दोस्तों बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आप जानते हैं दोस्तों आपके इस वैकेंसीज में सीटें कितने, कंप्यूटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है कि क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है। इसके अलावा उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जापान से केवल एक प्रावधान दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से केवल एक प्रावधान, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे दोस्तों हमारे देश के संविधान में क्या क्या लगा है। तो सबसे पहले संविधान संशोधन की जो व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले गए। लास्ट है आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जोड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, यह प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से यानी कि डीपीएसपी से, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक रहेगा। मोस्ट हमारा दोस्तों यहाँ से आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई हुई है। अच्छे से दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है। करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग इस टॉपिक के मोस्ट आर्टिकल्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार है। बात की जाए अनुच्छेद 40 मोस्ट हमारे दोस्तों, तो इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो इसमें नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। सब कुछ A to Z आपको पूरी तरह से हर टेंस से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग हमारा देखिए ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। पॉइंट दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। करेक्ट आंसर होगा भगवा नदी के तट पर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि कौन से हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित थे। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल हैं संबंधित नदी तट के साथ साथ उन हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके
परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा, जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल हैं उसकी खोज किसने के द्वारा की गई थी, कब की गई थी, और वह हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित थे। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप सबसे पहले इसमें विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों के नाम दिए गए हैं, उनके खोजकर्ता यानी कि उत्खननकर्ता के नाम दिए गए हैं, खोज कब हुई थी ये भी मेंशन कर दिया गया है, और वो किस नदी के तट पर स्थित है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसकी खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में, या सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और चन्हुदड़ो भी दोस्तों एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1931 ईस्वी में, ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर की बात की जाए, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में, यह मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 55 ईस्वी के बीच में, सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल की बात की जाए, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और कोट दीजी की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज फजल अहमद के द्वारा की गई थी 1955 ईस्वी में, ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। एक एक कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है, आलमगीरपुर, जिसकी खोज जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1958 ईस्वी में, यह हिंडा नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा की बात की जाए, इसकी खोज दोस्तों बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा की गई थी 1961 ईस्वी में, घग्गर नदी के तट पर स्थित था। धौलावीरा की बात की जाए, इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में, यह मासर एवं मनहर नदियों के संगम पर स्थित था। लास्ट है आपका बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973 से 74 ईस्वी के बीच में, सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। जो भी टॉपिक समय द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर देंगे, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी और कंटेंट निकलते हैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। आगे की जानकारी मानव को पुरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवासी की दोस्तों प्रवृत्ति विकसित हुई। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दोस्तों 1863 ईस्वी में किया था, और भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला दोस्तों साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से दोस्तों पॉइंट और हैं, ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। क्या है, बिहार के चिराद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले। ध्यान रखेंगे, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से पाया गया है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। भारत में सर्वाधिक संधो स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का दोस्तों काले रंग की सूढ़िया होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, काशीगीन सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। ऋग्वैदिक कालीन दोस्तों जितनी भी नदियां उनके प्राचीन और आधुनिक नाम। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, प्राचीन दिया जाता है तो आधुनिक पूछा जाता है, और आधुनिक दिया जाता है तो प्राचीन पूछा जाता है। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ इसमें दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आधुनिक नाम। बात की जाए कुहू नदी की दोस्तों, तो एक कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। बितस्ता दोस्तों ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। प्रोसणी ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। बिपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। दृष्टद्वती ये घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। स्वास्तु ये स्वात नदी का प्राचीन नाम है। कुभा दोस्तों ये काबुल नदी का प्राचीन नाम है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा।
अगला आपका क्या दोस्तों, अस्कनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। इस चिनाब नदी का प्राचीन नाम है सतुद्दी, यह सतलज नदी का प्राचीन नाम है, सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है, और गोमती गोमल नदी का प्राचीन नाम है। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गोमती का आधुनिक नाम क्या है, तो गोमल है। दोनों तरफ से ध्यान रखें, इसलिए दोस्तों हम रिवीजन के बारे में आपको पूरी तरह से फोकस करवाते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़े से कंटेंट इस टॉपिक से दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए और कंप्लीट कीजिए, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है आपका ऋग वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के समय की बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल के समय की बात की जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आगे बढ़ेंगे, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आज सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। ऋग वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया, दिल्ली सल्तनत। मिडिवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट और कंटेंट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट से दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था, और मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। यहाँ तक आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, क्रम से ध्यान रखेंगे, शासनकाल भी। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश है, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद में खिलजी वंश है, जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में तुगलक वंश है, जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश है, जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। लास्ट में लोधी वंश है, जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं A to Z क्रम से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे, तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एकतादारी प्रथा चलवाई थी, तो इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो भी इल्तुतमिश ने। यानी कि इल्तुतमिश से जुड़े टोटल 3 सवाल। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, अल-बरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, और रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। लौह एवं रक्त की नीति किसने बनाई थी, बलबन ने। दीवाने एआरसी की स्थापना किसने की थी, तो भी बलबन ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामा की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं,
करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन लगाया हुआ है। और दोस्तों करंट के मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा के संजय मूर्ति। नेक्स्ट, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया केजर थेलविग ने जीता है, जो कि डेनमार्क से आती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। नेक्स्ट, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो गुरु घासीराम तमोर पिंगला है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 49वें स्थान पर। और डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इटली ने जीता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यूज। सुपर क्वेश्चन है, रोहिणी दोस्तों नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो भी मैक्स वेरस्टेपेन ने। और ये नीदरलैंड से आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 26 नवंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? तो आर्मेनिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो पंजाबी रैपर है दोस्तों, नाम है इनका शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया तो 7 नवंबर को, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। विश्व मत्स्य दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया 21 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया तो 10 नवंबर को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया है तो 11 नवंबर को, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो बीडी मिश्रा के द्वारा किया गया, जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने? आशीष खन्ना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 2024 कब मनाया गया? 3 नवंबर को। और प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब है। और कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राजकुमार राव। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिशेल बेचलेट को। और 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 9 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश की टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो रातापानी टाइगर रिजर्व को। और फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? विहारी मुखर्जी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? तो जय शाह है। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? सूर्य किरण भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो नेपाल के।
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो बी रामा सुब्रमण्यम में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा, तो पाकिस्तान है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया, गगन गिल को। खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो सलमान खान है। और राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 साल में कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो पंडित स्वप्न चौधरी को। नेक्स्ट, यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस 2024 साल में कब मनाया गया, 5 दिसंबर को। और सुशासन दिवस 2024 साल में कब मनाया गया है, तो 25 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो गुरमीत सिंह संधवालिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 साल में कब मनाया गया, 23 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया गया, 18 दिसंबर को। और एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष कौन बने, तो शम्मी सिलवा है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम लोग करंट के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने, बितुल कुमार हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया, 24 दिसंबर को। और विश्व ध्यान दिवस 2024 साल में कब मनाया गया, 21 दिसंबर को। यहाँ तक इसको भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी टॉपिक्स हम ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।